प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने आज आगालिगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को दी गई मंजूरी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कहा, सभी जिलों में सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत होगा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति पर की एक प्रेस वार्ता। कहा, 20 से 28 फरवरी तक कुल 7 बैठकों में सभी विधायकों ने लिया हिस्सा। 13 बिल भी किए गए पारित। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने आज आगालिगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दोनों नेताओं ने मॉरिशस के इस द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से वायु और समुद्र संपर्क सुविधा मजबूत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच गतिशील और अनूठे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस भारत की पड़ोस नीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास, सामुदायिक विकास परियोजना, सोशल होस्टिंग, ईएनटी अस्पताल, सिविल सर्विसेज कॉलेज और खेल परिसर सहित अनेक ढांचागत परियोजनाओं के विकास का अवसर मिला है। अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया स्वरूप दिया है। हमारे लोग पहले से भाषा और संस्कृति के सुनहरे धागों से जुड़े हैं। हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सदस्यों के रूप में भारत और मॉरिशस की साझा प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार ने इन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि नई हवाई पट्टी और जेटी की स्थापना से लोगों के सपने साकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता के बिना ये संभव नहीं होता। is the fulfillment of yet another Mauritian dream, which many generations have lived in their hearts. This could not have been possible without the assistance of India, which has entirely financed these infrastructural projects. Shri Modi ji, I wish to convey to you the profound gratitude of the government and the people of Mauritius for the special consideration you have given to our country ever since you assumed responsibility as the Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना के लिए पोर्टल के जरिए लोग आवेदन कर सकते हैं। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी
और एमएसएमई जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, यानी कि वहां पे घरों के छतों के ऊपर ये रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को पर आधारित रूफटॉप सोलर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड भी बनाया जाएगा। अब इसमें कहीं अर्बन लोकल बॉडीज और हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं वो ना रह जाएं, वो भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स की एग्जीक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगी उनको हम इंसेंटिव देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर फैब को अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी का निर्णय बेहद अहम है। 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। एक वेफर के अंदर रफली 5,000 चिप होती है। ये एक चिप है, छोटी है, ये एक चिप है, राइट? एक वेफर के अंदर 5,000 ऐसी छोटी चिप्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जिस दाम पर उर्वरक मिलते हैं उसी कीमत पर उर्वरक मिलते रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स वर्ष 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन समितियों को अभी तक 328 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 259 करोड़ रुपए का उपयोग दिखाया गया है। शेष पैसा बैंकों में ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट करवाया था और ऑडिट में जब कमियां पाई गई तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर ये मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा। बहुत दुखद है कि भी सब समय ये सारे विषय हुए तो किसी न किसी के साथ तालमेल करके हुए हैं। अब तालमेल करके जब होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि कौन कौन कल्प्रिट थे। जितने कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो हुआ है। एसीबी इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, क्योंकि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ जो कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है। अनु कौशिक ARCS का मोहाली में एक घर, एक फ्लैट, 29 कनाल, 5 मरला भूमि और बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी अभी सस्पेंड किए गए हैं, यदि वे जांच में दोषी पाए गए तो उन्हें भी बर्खास्त करेंगे। हमने उसका नोटिस लिया, हमने एसीबी को दिया, एसीबी ने 9 FIR लिखी हैं और 9 FIR में कुछ तो चीजें उन्होंने जांच कर ली है और जांच भी अभी 4 जिलों की जांच है। ये ठीक है कि 4 जिलों में उन्होंने 8.80 करोड़ रुपए का एक राशि निकाली कि इतना हमारे पास कन्फर्म हुआ है। उसी में से अंदाज लगा करके जब सारी बातें होती हैं कि अगर 4 जिलों में 8 करोड़ निकल आया तो फिर सब 22 जिलों में तो 100 करोड़ निकल आएगा। कहीं 100 करोड़ का विषय अभी तक आया नहीं है और जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है वो जानकारियां भी मैं आपको दे देता हूं कि जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, एक एक करके बताता हूं। अनु कौशिक, उसका एक मकान मोहाली, एक फ्लैट ये भी मोहाली, एग्रीकल्चर लैंड है 69 कनाल 5 मरले, बैंक अकाउंट है सेक्टर 12 करनाल। ये 4 चीजें उनकी अटैच हो चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सड़कों का चौड़ा करते समय बीच में आने वाले बिजली के खंभों को अब ट्रांसमिशन कंपनियां स्वयं अपने खर्चे पर हटाएंगी। पहले संबंधित विभाग को बिजली के खंभे हटाने के लिए नोटिस दिया जाता था।
उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने आबकारी नीति में प्रावधान किया था कि 1 मार्च से डिस्टिलरीज प्लास्टिक की बोतलों की बजाय कांच की बोतलों में शराब की सप्लाई करेगी, लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी की अवधि तक इसे अनिवार्य प्रावधान को वैकल्पिक कर दिया है ताकि डिस्टिलरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। हमने एक प्रावधान किया था कि 1 मार्च से जो ये डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो बोटलिंग है उसको प्लास्टिक के बजाय और शीशे की बोतलों में करेंगे, और ये एक हमने उस पॉलिसी में प्रावधान किया था। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो बातें मिली हैं उसमें से हमें भी ये ध्यान में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बदलने से और उसको फिर कंप्लाई विद नहीं करें और फिर टकराव भी बने और उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई रेवेन्यू पर भी असर पड़ जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए समय ऐसा है, इस समय में हम उसको सोचते हैं कि इस पॉलिसी का जो समय है उस पॉलिसी तक हम उनको मैंडेटरी न करके उसको ऑप्शनल कर रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी आईडी के बारे में इतने चर्चाएं जो हैं कि भी इसमें ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय इस समय केंद्र सरकार ने उसकी प्रशंसा की है, भारत सरकार ने, और उन्होंने विशेष रूप से 150 करोड़ रुपए की ग्रांट इसी काम के लिए दी है कि आप इसमें सुधार किया है, इसको और आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 7 सीटिंग हुई हैं और सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट सत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सत्र सफलतापूर्वक चला और इसमें जहां विधानसभा के सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस लागू की गई, वहीं 1966 से लेकर अब तक के विधानसभा के सभी रिकॉर्ड डिजिटल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 20 से 28 फरवरी तक कुल 7 बैठकें हुई जिनमें सभी विधायकों ने हिस्सा लिया और 13 बिल भी पारित किए गए। सत्र 20 फरवरी से शुरू हुआ और 28 फरवरी तक ये चला, तो इसमें 7 बैठकें जो थी 7 बैठकें हुई हैं और इसकी सत्र की जो प्रोडक्टिविटी है वो 106.9% जो प्रोडक्टिविटी है 106.9% रही है। जो पूरी अवधि रही है, जो समय रहा है, लगभग 45 घंटे 44 घंटे 54 मिनट। ये कि 100% जो विधायक थे उन्होंने चर्चा के अंदर किसी न किसी रूप में वो भाग लिया है। सत्र में 13 विधेयक पारित हुए हैं, 13 बिल्स। उन्होंने बताया कि सदन में 5 दिनों के प्रश्नकाल के दौरान 61 प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सदन में अविश्वास मत पर भी चर्चा हुई और सत्र के दौरान हरियाणा राज्य का नया राज्य गीत जय जय हरियाणा भी फाइनल किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 घंटे में बजट पेश किया, जिस पर सदन में 3 घंटे 17 मिनट तक चर्चा हुई। ये चयन की गई समिति थी, उसके द्वारा सदन में रिपोर्ट पेश की गई और उस गीत को फाइनल किया गया। इस पूरे सत्र में 1007 जो विजिटर्स थे, दर्शक, इन्होंने सदन की कार्रवाई को देखा है। प्रश्नकाल जो रहा 5 दिन रहा, 5 दिन प्रश्नकाल रहा, जिसमें 5 दिन में 100 प्रश्न लगे थे और 61 सवालों का जवाब जो है वो विधानसभा के अंदर दिया गया। जो बजट अभिभाषण था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे बजट के ऊपर अपना प्रस्ताव रखा। आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में लोकसभा चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में लोकसभा चुनावों के निमित्त आगामी कार्य योजनाओं एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद थे। पलवल जिला पुलिस के मीडिया नोडल अधिकारी डीएसपी दिनेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पलवल पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसते हुए वर्ष 2023 की तुलना में अपराध में 18% से अधिक कमी लाई है। पुलिस ने इस वर्ष 2024 में अब तक विभिन्न अपराध मामलों में वांछित 873 अपराधियों पर शिकंजा कसा है। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने भारी मात्रा में करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ, लाखों रुपए की अवैध शराब, अवैध हथियार, चोरी किए गए वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना करने वालों को करोड़ों रुपए का राजस्व जुर्माना भी किया है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना पुलिस को दें। सब में गिरावट आई है। इसके अलावा पलवल पुलिस के द्वारा ट्रैफिक के बारे में बहुत बड़ा काम किया गया है। लेन ड्राइविंग के बारे में, ब्लैक फिल्म के बारे में भी हमने चालान काफ़ी किए। तो इसके अलावा अवैध हथियारों की जो थे यहाँ पे हमने करीब 50 के आसपास देसी कट्टे, जिंदा रोन, मैगजीन्स पकड़ी गई हैं और साथ ही नशे पे कार्रवाई करते हुए करीब पलवल पुलिस के द्वारा 3.5 करोड़ के आसपास के मादक पदार्थ पुलिस ने सीज किए हैं और इसमें बहुत से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब में भी सख्ताई करते हुए 24 मुकदमे दर्ज हुए, 54 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 54 ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें करीब 1300 बोतलें देसी, 500 बोतलें अंग्रेजी बियर की बोतलें और कच्ची शराब काफ़ी मात्रा में पुलिस के द्वारा जब्त की थी। इसके अलावा जुए सट्टे में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1,84,000 के आसपास पुलिस ने रिकवरी की है। देश भर में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चुनावों में युवाओं की प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को बढ़ चढ़कर आगे आने और मतदान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना है, ताकि राष्ट्र को मतदान के महत्व का संदेश दिया जा सके। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का कल शुभारंभ किया गया और ये 6 मार्च तक जारी रहेगा। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी ने मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र भेजे हैं। उन्होंने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से युवाओं के बीच जागरूकता विकसित करने के लिए वेबिनार और गोष्ठियां आयोजित करने का अनुरोध भी किया है। देश की 18वीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 28 फरवरी से 6 मार्च तक मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे नए मतदाताओं का चुनाव में मतदान के प्रति भागीदारी बढ़ाना है जिनका वोट पहली बार बना है, ताकि युवा देश में बेहतरीन सरकार के निर्माण में अपनी लोकतांत्रिक भूमिका को निभा सकें। भिवानी के आदर्श कॉलेज व चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की छात्राएं पूनम, आरती, शोराण व आंचल ने बताया कि उन्होंने पहली बार 18 वर्ष पूर्ण होने पर अपना वोट बनवाया है। लोकतंत्र के इस पर्व में 18वीं लोकसभा के निर्माण में उन्हें पहली बार वोट डालने का अवसर मिलेगा। 2024 में ये लोकसभा चुनाव में वे अपना मत डालकर देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनाने के लिए वोट करेंगी। छात्राओं ने बताया कि इन चुनावों में वे उम्मीदवार की अच्छी छवि को देखते हुए वोट डालेंगे, ना कि किसी पार्टी विशेष को। यदि उन्हें किसी पार्टी के उम्मीदवार बेहतर नहीं लगेंगे तो वे अपना वोट नोटा पर डालना उचित समझेंगे। हम कैंडिडेट्स चुनेंगे जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, जो भी सरकार होगा, जो भी कैंडिडेट्स होगा, हम उन्हें फर्स्ट टाइम वोट देंगे और बहुत ही एक्साइटेड है हम। अभी मेरा नया वोटर आईडी बनी है और मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगी। इससे हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम भी उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा हम उसको वोट देंगे। मेरा अभी वोटर कार्ड बना है तो मैं अब जाकर वोट दूंगी। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी। जो मार्क मैं अब तक अपने पेरेंट्स की फिंगर पे देखती थी वो अब मैं अपनी फिंगर पे देखूंगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के प्रति युवाओं में मतदान के प्रति काफ़ी उत्साह है।
और युवा देश को बेहतर दिशा में ले जाने वाले दल को ही अपना मत देना चाहते हैं। आज जींद जिले के मुख्यालय पर युवाओं ने डीडी न्यूज़ हरियाणा से अपने विचार साझा करते हुए बताया कि हमारा वोट हमारे देश के लिए है और हम ऐसी पार्टी को अपना मत देना चाहेंगे जो कि समूचे देश को हर प्रकार से अच्छी दिशा में लेकर जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया करवाए। अगर मैं वोट करूंगी तो मैं ये देख के वोट करूंगी कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो हमारे स्किल्स को कैसे एनहांस कर रही है, हमारी एबिलिटी को देख के हमें जॉब दे। जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो बढ़ रहा है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ रहा कि हमें सबको अच्छे से जॉब मिल सके, तो मैं उसी से गवर्नमेंट को वोट देना चाहूँगी जो हमारे लिए काम करे। हम उन लोगों को वोट करेंगे जो हमारी जो इकॉनमी है उनको डेवलप करने में हेल्प करे और जो हमारे जैसे एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह है उनमें भी ज़्यादा ध्यान दे। हम उन लोगों को ही वोट करेंगे जैसे कि जो हमारी यहाँ पे आसपास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। मैं जो भी करना चाहूँगी अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँगी। हम ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहेंगे जो हमारे तरफ सोचेंगे। आप ऐसे को चूज़ करें हमारे लिए कि वो हमारे विषय में सोचे। अब कॉलेज में आते हैं, कभी ऑटो वाले भाड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो कभी भीड़ ज़्यादा होती है, तो हमारे लिए अच्छे से ज़्यादा बसेस की और ज़्यादा वो करनी चाहिए। जो भी हमारे फेवर में काम होगा, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में भी, बसेस की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर जो गांव से आते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो मतलब हमारे फेवर में काम जो भी करेगा ना, इकोनॉमी को डेवलप करेगा और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, हम उन्हीं को अपना वोट देंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकूला में एक वोट देश के लिए अभियान के तहत महाविद्यालय की छात्राओं को मतदान की महत्ता को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक शास्त्र की प्रवक्ता डॉक्टर वंदना गोयत व चुनावी साक्षरता सेल के इंचार्ज व समाज शास्त्र प्रवक्ता डॉक्टर नवीन मलिक ने लोकतंत्र में मतदान की आवश्यकता तथा मतदान के द्वारा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में एक मत की कीमत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी पहली बार मतदान करने जा रहे हैं वे बिना किसी डर, भेदभाव, लिंग, जाति से ऊपर उठकर अपने मत का प्रयोग करें। सशक्त लोकतंत्र के लिए सही मतदान करना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि वोट उसी उम्मीदवार को देनी चाहिए जो देश को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाता अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। जा रही हूँ, मेरी सभी लोगों से यह अपील है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष के हो चुके हैं वो सभी अपना मत दिए और देश को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है एक वोट देश के लिए, तो मेरा विचार है कि एक वोट उसके लिए जाए जो जाति धर्म के आधार पर राजनीति ना करता हो। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गई यह योजना एक वोट देश के लिए में मेरा यह विचार है कि मेरा वोट उसको जाना चाहिए जो देश के लिए अच्छी नीतियां बनाए और देश के भविष्य के बारे में बहुत अच्छा सोचेगा। नारनौल के राजकीय पीजी कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता उपस्थित रहीं। इस दौरान विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्टॉलें भी लगाई गईं। आज के युवाओं में जागृति और नई जानकारियां कैसे लाई जाए, किस तरह से आज का युवा अपने आप को शिक्षा व देश को विकसित कर सकता है, इन सभी मुद्दों को लेकर कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई। जिला उपायुक्त ने युवाओं को शिक्षा से संबंधित व अपने आप को युवा किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत कर बुलंदियों को छू सकते हैं, इन मुद्दों पर अनेक जानकारियां दी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे मोटे अनाज का खाने में प्रयोग करें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। तो मिलेट्स में बाजरा, रागी, सोरगम, ये मेजर मिलेट्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं और इनको किसान के लिए भी किफ़ायती रहते हैं। और हमारे ज़िले में तो बाजरे का बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है, तो जो हमारे स्वयं सहायक समूह की महिलाएं हैं उन्होंने बाजरे के बड़े अच्छे उत्पाद बनाती हैं। बाजरे के नमकीन लड्डू बाजरा से बनाती हैं, वो उन्होंने आज प्रदर्शनी भी लगाई है उसकी, तो उसका मैंने निरीक्षण किया, देख के बहुत अच्छा लगा और इनसे प्रेरणा लेके मैंने खुद भी बाजरे का जो है कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया। और मैंने आज युवाओं को भी यही अपील की है क्योंकि बाजरा जो कैल्शियम रिच बहुत है, विटामिन रिच बहुत है और हमारे ज़िले में उगता है, लोकली अवेलेबल है।
युवा संसद में पहुंचे युवाओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होना चाहिए ताकि युवाओं को नई जानकारियां मिल सकें और युवा अपनी बात रख सकें। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी उन्हें इसके माध्यम से पता चलता है। बेटी बचाओ और मोटे अनाज का हमारे यहाँ पर कितना प्रोत्साहन किया जा रहा है, मोटे अनाज खाने के क्या फायदे हैं, उनसे हमें किस तरह बीमारियों से बचाव हो रहा है, इन सभी बातों के बारे में बताया गया। और माननीय उपायुक्त महोदया ने हमें म्हारी लाडो म्हारी शान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों की सोच को कैसे बदले कि बेटी बोझ नहीं बल्कि आने वाले कल का आधार है। और हमें इससे बहुत अच्छा फील हुआ। इस तरह के कार्यक्रम अगर हर एक मंथ में, हर एक वीक में हमारे कॉलेज में आते रहें ताकि हम युवाओं को इससे जागरूक कर सके। रोज नई नई जो मिशन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं उनसे भी हम लोगों को जागरूक कर सके। इस दौरान विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने अपने हाथों से बनाई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई। इस दौरान ऋचा गर्ग ने बताया कि उन्होंने अपने हाथ से बनी ज्वेलरी का व्यवसाय शुरू किया था और अब सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें देश और विदेशों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। अपनी ज्वेलरी को सोशल मीडिया पे डाला तो मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर आने लगे। फिर मैंने अपने इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया को माध्यम बना के अपने हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया। साथ ही साथ मैंने सोचा कि हमारा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत कम अवेयर है कि महिलाएं किस तरह से इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि हमारे जो एरिया में बेटियां हैं उन पे आज भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और बहुत तरह के क्राइम्स में भी वो इन्वॉल्व होती हैं। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों के साथ ही अन्य लाभकारी पेड़ों को भी लगा रहे हैं। कई पेड़ों की लकड़ी काफ़ी महंगी बिकती है, इससे किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी क्रम में चंदन की खेती करके किसान काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अंबाला ज़िले के गांव चहल माजरा निवासी किसान कुलवंत सिंह ने बताया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और लेकिन इसी प्रकार की नौकरी ना करते हुए उन्होंने कृषि को ही चुना तथा कृषि को अपना व्यवसाय बनाते हुए इसे ही बेहतर तरीके से करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि 2021 में चंदन के कुछ पौधे एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाए थे जो काफ़ी कामयाब रहे। उसके बाद अब वो कई एकड़ ज़मीन पर चंदन के पौधे लगा रहे हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाए थे जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2017-18 में तो उस टाइम चंदन के लिए बताया था कि उसकी चंदन की खेती कीजिए, तो 20-21 के आसपास लगाए थे ट्रायल के तौर पर। तो आप देख लीजिए बड़ी ठीक खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब बीमारी वगैरह इतनी मतलब मिट्टी भी पकड़ करती है अच्छे से। तो उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे 1 एकड़ में लगाएंगे, तो अच्छी वैरायटी है। तो और किसानों को भी कहूँगा कि अपनी पारंपरिक खेती को छोड़ के कुछ और भी ट्राई करें, चंदन की खेती करें, बहुत बढ़िया खेती है और 3 साल के पौधे बहुत बढ़िया खड़े हैं, कोई इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आगे भी और भी इसको बढ़ा रहा हूँ। चंदन का पौधा परिजीवी पौधा होता है। ये अपना भोजन किसी और पौधे के सहारे प्राप्त करता है, इसलिए चंदन के पौधे को अकेला नहीं लगाया जाता। यदि इसे अकेला लगाया जाता है तो वो तेज़ी से विकास नहीं करता। चंदन के पौधे के साथ आप प्राथमिक साथी के रूप में लाल चंदन, कैजुराइना, देसी नीम, मीठा नीम और सहजन, हरहर के पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधा अटैच करके लगाना होता है, जैसे 3-4 पौधे जैसे अरहर का लगा दिया हमने, अरहर के लगा रखे हैं, नीम के लगा रखे हैं जो इसको सपोर्ट देते हैं, जो जिससे ये बताते जो डॉक्टर ने बताया था कि जो मिनरल मतलब ये लेता है दूसरे पौधों से, तो इसीलिए इसके साथ 2-3 पौधे अटैच करके लगाने होते हैं ताकि अकेला ये ग्रोथ नहीं कर पाता। इसके साथ इसके मतलब इसके साथ में कुछ ना कुछ पौधे लगाने होते हैं, जैसे अरहर का लगा दिया हमने, अरहर के लगा रखे हैं, नीम के लगा रखे हैं, तो उससे ये ग्रोथ थोड़ा जल्दी करता है बस। चंदन का महत्व भी है अपने आप में, वेदों पुराणों में बहुत महत्व है और मांग भी बहुत है बाज़ार में। तो धीरे धीरे यही ख्याल आया कि कुछ पारंपरिक खेती छोड़ के कुछ अलग किया जाए। कृषि विभाग के उप निदेशक जसविंदर सिंह ने बताया कि जिला अम्बाला के गांव चहल माजरा में एक किसान द्वारा चंदन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत फसलों से हटकर इस तरह की खेती करना ज़मीन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। सरकार द्वारा मेरी फसल मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसान परंपरागत खेती छोड़ यदि इस तरह की फसल लगाता है तो उसे 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। विरासत स्कीम चलाई हुई है जिसमें धान की बजाय यदि किसान दूसरी फसल लेता है उसमें 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है
और इसमें कृषि वानिकी को भी शामिल किया गया है। कृषि वानिकी में पोपलर और सफेदा भी आता है। हालांकि अभी तक चंदन इसमें ऐड नहीं है। हम इस बार कोशिश करेंगे कि चंदन भी जो फार्मर लगाया हुआ है, प्रगतिशील किसान है, जो चंदन लगा रहे हैं और बढ़ावा मिल रहा है, तो उसको भी शामिल किया जाए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।